जी हरदीपुरी जी ने सीआईए की मीटिंग में स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पास सब कुछ रिजर्व प्रॉपर है। झूठ बोलता है ससुरा। हम तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस शासन काल में जैसे डबल डिजिट महंगाई हुई थी वो ना हो, हम जनता की भागीदारी चाह रहे हैं। अबे साले, कांग्रेस जब भी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात आती है या पेट्रियोटिक नेशनलिज्म की बात आती है, भले वो युद्ध स्तर पर हो या इकोनॉमिक स्तर पर हो, कांग्रेस हमेशा राजनीति को चुनती है, ना कि राष्ट्रनीति को। बोल भी कौन रहा है देखो। प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला लॉकडाउन लग रहा है, प्रधानमंत्री ने तो वही बोला जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते आ रहे हैं 1960 के दशक से। अब कांग्रेस को कांग्रेस की बात ही खराब लग रही, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर पता चल जाएगा। तेल जनता का तो इतना तेल हो गया, अब तेल की जरूरत ही क्या है? क्योंकि ये तेल बढ़ा नहीं, वाकई तेल नहीं बढ़ा। जब सबसे सस्ता कोरोना के टाइम में मिल रहा था, तब से लेकर के पिछले 3 साल तक तो आपने तो जनता को बड़ी छूट दिए थे, क्योंकि वो मार्केट रेगुलेशन हो रहा था, मार्केट डिसाइड करता है तेल का दाम। आज आप स्वीकार रहे हो ना कि सरकार करती थी ये सारी काम। ये फंस गया सीएम। आप सरकार में नहीं हो भैया, आप भूमिका कांग्रेस सरकार में नहीं है। अरे गैस सिलेंडर के तो दाम बढ़े ही नहीं है, कमर्शियल वाले, डोमेस्टिक के नहीं। कमर्शियल वाले वो तो बड़े बड़े लोग ही लेते हैं, बेचारे ठेले वाले तो लेते नहीं है। नंगा करके नहला रहा। सच्चाई ये है कि सोना का मामला तो अब जरूरत ही नहीं है गरीब आदमी को लेने की, बड़े बड़े लोग ही आपके ले रहे हैं मित्र लोग। अब मैं जवाब उनको उनके लिए मोदी जी कहा कि हमारे आप जैसे लोग के लिए कहा। और वो घर से काम करने वाली बात है। वाकई घर से काम तो होना चाहिए, काम धंधा रहा किसी के पास? इतनी बेरोजगारी बढ़ी हुई है, घर में रहिए और प्याज लेकर के बाहर मत निकलिए, ये सुझाव है मोदी जी का। ये तो लेने के देने पड़ गए। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच दिया है। क्या? अब आर्थिक तूफान आ रहा है और नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। जब ये आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। ये झूठ है, झूठ है। चुप, बिल्कुल चुप। गद्दार शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सिर्फ रायबरेली में ही नहीं, अमेठी में भी किया। उन्होंने तो उसमें तेरी क्यों जल रही है? उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं ने मोदी शाह ने देश को बेचने का काम किया। राजनीतिक विरोध के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो इस देश के संस्कार में है ही नहीं। गद्दार कहते हैं, बोलते हैं कि खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ों रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। बात तो सही है। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से राहुल गांधी इतने नाराज हो गए, जनता के दर्द ने उनको इतने गुस्से में ला दिया, तो आप तू तड़ाक पर आ जाए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो गली में चलने वाले लोग करते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बेहद तीखा और विवादित हमला बोला, लेकिन आज उन्होंने जिस अंदाज में हमला बोला है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसने राजनीतिक मर्यादाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। हमला करते करते आज सारी सीमाएं लांघ दी हैं। ना तुझे क्या दिक्कत है? राहुल देश की बर्बादी की भविष्यवाणी करते करते भाषा की मर्यादा तक भूल चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री को तू तड़ाक कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गद्दार तक कराते रहे। कांग्रेस के नीचे ऐसा चमाट मारूंगी। नेता राहुल गांधी ने अपने ताजा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल किया जिसे कम से कम राजनीतिक विरोधी के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो गद्दार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि इससे पहले भी चौकीदार चोर है जैसे तमाम भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीएम के लिए किया गया है। देखा, बाहर के कौवे को गाली दिया तो अंदर के कौवे को बुरा लग गया। राहुल गांधी मंच पर खड़े हुए और ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गद्दार है। राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया। राम के पिल्ले तू है कौन? सियासी चिड़ इतनी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि यह नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी है। कौन है ये लोग? अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। यहाँ गली गली तोप तमंचे बनते थे, हर जिले में एक माफिया होता था। एक मिनट, बात आप गुंडे बदमाशी कर रहे हो ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तुम्हें गीता अगर किसी के पास हो, रामचरितमानस किसी के पास हो, आप कसम खाओ कि मुख्यमंत्री जी ने अपने माफिया के मुकदमे नहीं वापस लिए। आइए गीता की किताब आपके सामने रखता हूं मैं। पूरे प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बता दो जिस पर इतने गंभीर मुकदमे रहे हों।
इसलिए ट्रैक मत बदलो। और ये क्यों भूल जाते हो आप? क्योंकि इस सड़क पे आए होगे ना आप किसकी बात कर रहे हो? कट्टे बदमाश गुंडे की बात कर रहे हो ना? उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आए ना लाइन पे। उन्होंने कहा ना, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ आपके कार्यक्रम पे। बिल्कुल पहुंच रहा है, सुन रहे हो? लाइव हो रहा है ना, हम मान के चलते हैं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश की जनता के लिए मौत का बुफे लगा रखा है। कहीं मणिपुर में मौत, कहीं मॉब लिंचिंग से मौत, कहीं बेरोजगारी से लोगों के सपनों की मौत, कहीं पेपर लीक हो जाने से युवा के भविष्य की मौत, कहीं बेड ढूंढते ढूंढते सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत, कहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से लोगों की मौत, कहीं एलपीजी बढ़ रहा है तो भूख से मौत। बात तो सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जश्न ऐसे मनाते घूम रहे हैं जैसे जनता को इन्होंने नोबेल प्राइज दिया। ये छाती पीटते घूम रहे हैं, जैसे आपने मुझे बताया बिल्कुल सही कहा कि कई राज्यों में तो 30 से 80% तक पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में तो सिर्फ 3% बढ़े। अब जब बड़ा बुरा लगता है चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री मन की बात जनता से आधी अधूरी करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सच तो बताते ही नहीं पूरा। इन्होंने देश की जनता को ये नहीं बताया कि जब 2020 में क्रूड ऑयल सस्ता हुआ था, 20 और 30 डॉलर प्रति बैरल हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेट्रोल सस्ता करा था? नहीं। एलपीजी सस्ता करा था? नहीं। राहत दी थी? नहीं। तब ये खजाने भर रहे थे। अरे देवा! इन्होंने ये तो नहीं बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर जो टैक्स जनता से वसूला वो 38 लाख करोड़ रुपए था। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि 2014 में जो पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी थी वो 9 रुपए थी और आज जो है वो 32 रुपए प्रति लीटर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ा दी। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब असल में क्या है ना, वो दिन तो लद लिए चित्रा जी, जब जैसे जैसे रुपया गिरता था वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती थी। समझ रहे हो आप? क्योंकि आजकल तो बड़े खजानों से जो ये खजाना लूट रही है देश की जनता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की तो गरिमा उसी से बढ़ रही है। वही तो अरमानी के सूट 5-5 लाख के आ रहे हैं, 1.5 लाख की मोबाइलों की घड़ी देश के प्रधानमंत्री पहन के घूम रहे हैं। नहीं देखा था चश्मे पे। वाह मोदी जी, वाह। मोदी सरकार की पॉलिसी है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। देश की जनता के फॉरेन ट्रिप पे लगा दिए। अगर इतना पैसा संभालना था तो जनता के लिए पैसा संभालना था, सोना खरीदने को मना नहीं करना था, पेट्रोल कम डालने को नहीं कहना था, खाने के लिए तेल कम यूज करने के लिए मना नहीं करना था। ये तो लेने के देने पड़ गए। राहुल गांधी को ये भाषा सूट करती है क्या? मोदी आएगा, रोएगा, तो उसमें तेरी क्यों जल रही है? गद्दार है, प्रधानमंत्री के लिए सूट करता है क्या रागिनी? पता चल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, तंत्री, प्रधानमंत्री, प्रवक्ताओं द्वारा जयचंद कहना, पाकिस्तान परस्त कहना, चाइनीज एजेंट कहना सूट करता है क्या मानस? बिल्कुल नहीं। सूट करता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक समटाइम्स दे शुड आल्सो गेट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। अब मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ कि जुम करो। देश हित को दरकिनार करके अमेरिका के आगे सरेंडर होना गद्दारी है या वतन परस्ती है? नहीं बताऊंगा। क्रूड से तेल खरीदने के लिए भी बार बार अमेरिका के आगे, ट्रंप के आगे नाक रगड़कर अनुमति मांगना गद्दारी है या वतन परस्ती है? हमको नहीं पता। 12 साल में 43 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल प्रोडक्ट से और पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जनता से वसूली करना, यानी 1000 करोड़ रुपया प्रतिदिन। और उसके बाद जब संकट के बादल छाए तो जनता को राहत देने के बजाय 4 दिन में 4 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना, ये गद्दारी है या वतन परस्ती है? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। मैं तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको गिना सकती हूँ, पर सवाल आज ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता क्या है? एक ही मंत्र हमारी प्रेरणा है और वो मंत्र है झूठ बोलो। देश के लोगों को प्रवचन देना, कहना कि आप विदेश न जाएं, आप तेल कम खाएं, कारपूल करें और उसके बाद आप 8000 करोड़ के प्लेन में विदेश जाएं और वहां पर जाकर मेलोडी खिलाएं। वाह मोदी जी, वाह। पूरे देश में आप ट्विटर देखिए, आप सोशल मीडिया देखिए, आपका पहला प्रश्न देखिए, क्या ये प्राथमिकता है? ये प्राथमिकता है देश के प्रधानमंत्री की? शर्म आनी चाहिए। शर्म है कुछ कि आप रील बना रहे हैं हंस कर और टॉफी चॉकलेट बांटने की बात चल रही है विदेश में, और यहाँ पर देश में क्या हो रहा है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच रहे हैं? सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए लोगों के पास नहीं है। परीक्षा पत्र पेपर लीक हो जाता है नीट का। अरे देवा! आत्महत्या कर रहे हैं और मोदी जी खीसे में बोल रहे हैं। ये कोई वतन परस्ती के, देश प्रेम के लक्षण नहीं है मानक। बात तो सही है। ये तो लेने के देने पड़ गए।
सभा के जो एमपीज थे आपके वो पच के भाग गए, वो चले गए बीजेपी में। तो अब सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे राघव चड्ढा तो पहले से ही नाराज चल रहे थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं, बाकी भी आपके लोग चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे कैसे हो गया? फिर पता चल जाएगा। बंदे का क्या पता चलता है, आप भी तो आज तक में थे। नंगा करके नहला रहा है। एक और बात बता, मैं जब पहली बार चुन के गया, 2014 में संगरूर से, ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल हॉल में इन्होंने मुझे पकड़ लिया, कहते चलो स्टूडियो चलो। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि तुम तो बॉलीवुड वाले हो, तुम तो मुंबई चले जाओगे, अभी नए नए जीत के आए हो, ये सेशन पहला सेशन है, उसके बाद बॉलीवुड वाले तो कभी मिले, धर्मेंद्र भी नहीं आए, विनोद खन्ना भी नहीं मिले, कहीं अमिताभ बच्चन छोड़ गए, गोविंदा भी नहीं कामयाब हो सके, तो तुम तो बॉलीवुड वाले चले जाओगे। अच्छा, मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, अगले 5 साल तक देखते हैं, तो अगर आप इस चैनल में रहे तो मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अभी पिछले दिनों जब एनडीटीवी पे मैंने इनको देखा तो मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा राहुल मैं तो वहीं खड़ा हूं यार। आप कहते हैं, या फिर कहते हैं जब जी इनको पूछ लो तो कहते हैं वो कुछ और बात थी, वो हमारी तरक्की होती है हमारी। तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ जहां जाओ वहां कमिटमेंट से काम करो। आजकल एनडीटीवी में हो, हमें उम्मीद है कि आप एक स्टेप आगे ही बढ़े होंगे। ये तो लेने के देने पड़ गए।